शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। ध्यान में स्वाधीन का धरि ध्यान बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान का हीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। अभी एक सूचना मिली है व्यवस्थापकों की ओर से 5:30 बजे के बाद ही रिक्शा की व्यवस्था है जाने के लिए जहां भी आप रुके हैं। अभी कोई भी साधर्मी हो, विद्यार्थी हो, प्रशिक्षणार्थी वहां जाकर के आग्रह नहीं करें। 5:30 बजे के बाद ही रिक्शा की व्यवस्था की गई है जाने के लिए, कार्यक्रम के बाद ही। चलिए, अभी 2-3 प्रश्न पूछे थे हमारे जिन कुमार जी ने। अब मैं जो कल भाई साहब ने पढ़ाया था उसमें से 2-3 प्रश्न और आगे आपको पढ़ के आने बोला है उसमें से पूछता हूँ। 2 प्रकार की पद्धति इसमें बतलाई है। एक तो पढ़ाई जाने वाली पद्धति में सोपान लगते हैं और पारिभाषिक शब्दावली। तो पढ़ाई जाने वाली पद्धति में कितने बिंदु बतलाए हैं? बिंदु मात्र बोलना है। कितने बिंदु संख्या में? 1 2 3 4 5 10 अंदर 10 बिंदु बतलाया, यानी 10 सोपान की चर्चा की गई है। पारिभाषिक शब्दावली में कितने बिंदु हैं? 9। बहुत सुंदर। कल कितने सोपान तक चर्चा हो चुकी थी? कल कितने सोपान तक चर्चा हो चुकी थी? 6। पक्का 6। व्याख्या कौन से नंबर का सोपान है? 6वें नंबर का। बहुत अच्छा, 6वें नंबर का। अब मैं आपसे पूछता हूँ, 4थे नंबर का सोपान कौन सा है? 4थे नंबर का। वाचन। 5वें नंबर का सोपान? अनुकरण वाचन। ठीक है। व्याख्या में जो चर्चा आई थी, 3 स्टेप आए थे अभी जिनकी कल चर्चा हुई थी। वो कौन से स्टेप हैं? 3। मूल्यांकन, संवाद और स्पष्टीकरण। मूल्यांकन, संवाद और स्पष्टीकरण। संवाद किसे कहते हैं? संवाद किसे कहते हैं? ये आपको पढ़ने बोला है, आना चाहिए सब। दो व्यक्ति के द्वारा किया गया उसको संवाद कहते हैं। वो तो संवाद शैली है, गद्य पद्य और संवाद शैली। यहाँ संवाद की डेफिनेशन दी है इसमें निर्देशिका में। दो व्यक्तियों द्वारा किए जाने नहीं, संवाद किसे कहते हैं इसके अनुसार? विद्यार्थी द्वारा छुड़े हुए कुछ मतलब बिंदु हैं, उन्हें अध्यापक हिंट देकर बता सकता है। बहुत सुंदर। जो विद्यार्थियों ने मूल्यांकन में बिंदु छोड़े हैं उनको संवाद में बोला जाता है। मूल्यांकन किसे कहते हैं? मूल्यांकन किसे कहते हैं? एनी, उस तरफ से पूछो। पाठ में मतलब जो कुछ वो पढ़ाए हुए बिंदु रहते हैं उन पर चर्चा करना। हाँ बोलिए, वहां से बोलिए, आप बोलिए। जो पाठ पढ़ा गया है उसमें बच्चों ने क्या समझा है और उसमें से प्रश्नोत्तर वगैरह पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा। इसके बाद मूल्यांकन, संवाद और क्या रहा? स्पष्टीकरण। ठीक है। एक मैं दृष्टांत दे रहा हूं इसके लिए, छोटा सा दृष्टांत है, आप उसको बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा। मम्मी ने अपने बच्चे से कहा कि खाना बनाना है। वो खाना बनाना है, खाने बनाने में नींबू का प्रयोग करना है, तो नींबू को निचोड़ना है। तो पहले बच्चे ने नींबू को निचोड़ा, थोड़ा बहुत रस निकला। फिर उसके बाद मम्मी ने निचोड़ा और मम्मी थोड़ी कंजूस थी तो पापा को बुला लाई और पापा से निचोड़ आया। तो तीनों ने नींबू को निचोड़ा तो उसका पूरा मटेरियल निकल आया। मूल्यांकन में बच्चे ने निचोड़ा, फिर मम्मी ने सहयोग किया संवाद में, और स्पष्टीकरण में पूरा सार निकल आया। ऐसा बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर बतलाया था भाई साहब ने, मूल्यांकन, संवाद और स्पष्टीकरण। चलिए अब आगे के सोपान की चर्चा अपन करते हैं। कल अपन ने व्याख्या तक की चर्चा की थी और आज आपको अभ्यास कक्षाओं में व्याख्या तक पढ़ाने की प्रैक्टिस भी करवाई गई है। ठीक है ना? हम आज प्रैक्टिस करेंगे वो बाल बोध पाठमाला भाग 2 के
पांच पाप के पाठ पर ही प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आकर के कौन पढ़ाना चाहेगा? हाथ खड़े करिए, कौन पढ़ाना चाहेगा? आओ। हम दूसरे दिन की पहली अनुमति पढ़ाएंगे, दूसरे दिन की पहली अनुमति, और कोई बात, और बोर्ड काम से लेकर के व्याख्या तक, ठीक है? और आपका नाम और रोल नंबर बता दो। मोक्ष जैन, रोल नंबर 495। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सब कैसे हैं? तो आज हम पढ़ेंगे 4 मंगल, पाठ दूसरा, 4 मंगल। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था रमोकार मंत्र। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि रमोकार मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? आप 35। बहुत सुंदर। अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि रमोकार मंत्र में कितने पद होते हैं? 5 पद होते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये बताएंगे कि रमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है? बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि रमोकार मंत्र किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत। बहुत बढ़िया। आगे चलिए। आज हम पढ़ेंगे 4 मंगल। तो आप सभी को पता ही होगा कि जैसे हमारे बहुत आइडियल रहते हैं, या फिर बहुत सारी कोई भी हमारे आदर्श रहते हैं, तो वो सबके अलग अलग आदर्श रहते हैं, कोई एक्टर रहते हैं। तो वैसे ही जैन दर्शन में 5 परमेश जी हैं, वो हमारे आइडियल हैं। तो जैसे आप चत्तारी मंगल पाठ रोज पढ़ते हैं, तो क्या आपको पता है कि ये चत्तारी मंगल पाठ का अर्थ क्या होता है? इसमें क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आज हम यही जानेंगे कि यह इसका पूरा पाठ पढ़ेंगे, चत्तारी मंगल पाठ। यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आप सभी ध्यान रखेंगे, जो मैं पढ़ूंगा उसमें से आप महत्वपूर्ण पॉइंट निकालेंगे, और जैसा मैं पढ़ूंगा उसके बाद मैं किसी भी विद्यार्थी को उठा के पूछ सकता हूँ, मतलब पढ़वा सकता हूँ। लोक में 4 मंगल हैं। आगे चलिए, आगे। हाँ, अब आप आइए, धैर्य। आप जैसा मैंने पढ़ा आप वैसा पढ़िए। आगे चलिए। हाँ, तो जो इसने पढ़ा और मैंने पहले पढ़ा था, उसमें से मैं अब कुछ प्रश्न पूछता हूँ। लोक में कितने मंगल होते हैं? आप बताइए। 4। ये इसमें किस को नमस्कार किया गया है? मतलब इसमें कौन कौन मंगल है? भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साव मंगल है, और केवली भगवान के सारा बताया गया विसर्जन। तो साधु है तो आचार्य उपाध्याय का मंगल। ये जो साधु है, इसी में आचार्य और उपाध्याय करते हैं। अरविंद भगवान शरण और सिद्ध भगवान शरण, 4 शरण है। कौन कौन सी? अरहंत भगवान शरण है, सिद्ध भगवान शरण है, साहू शरण है, और केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म शरण है। अच्छा, अब इसमें से कोई बिंदु क्या रह गया है? जो सारे अभी मैंने पूछे उसमें से कोई बिंदु रह गया है क्या? कोई बताना चाहेगा?
ये जो अभी पाठ पढ़ा है, पठित अंश है जो, उसमें से कोई बिंदु रह गया है क्या? कोई बताना चाहेगा? उत्तम। बहुत बढ़िया। और कोई? हाँ चलिए मैं बताता हूँ। लोक में 4 मंगल होते हैं। कितने? 4। उसमें से अरिहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु भगवान मंगल है। पर साधु में ही आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी जो है वो गर्भित हैं, तथा केवली भगवान द्वारा बताया गया जो वीतराग धर्म है वह भी मंगल है। अब इसी प्रकार से मंगल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मंगल की डेफिनेशन में क्या है? जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। अब इसमें भी हमने पढ़ लिया, अब ये पढ़ेंगे कि उत्तम। तो लोक में कितने उत्तम हैं? कौन कौन से? अरिहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु भगवान उत्तम है, उनमें आचार्य और उपाध्याय, और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म उत्तम है। और उत्तम किसे कहते हैं? जो लोक में सबसे महान हो। इस लोक में नहीं, जो सिद्धालय में विराजमान है वह। ऐसे यहाँ पे तो बहुत सारे एक्टर के आप नाम बता देंगे, ये उत्तम है, पर यहाँ पे बात हो रही है सिद्ध भगवान जो सिद्धालय में विराजमान है वह उत्तम है। अब इसमें भी अब आती है शरण। शरण किसको कहते हैं? शरण सहारे को कहते हैं। अब इनमें भी सेम अरिहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु भगवान मंगल है, उनमें आचार्य उपाध्याय और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल है। हाँ सॉरी, केवली भगवान द्वारा बताई गई जो शरण है वो, केवली भगवान द्वारा बताया गया जो धर्म है वो शरण है। हाँ 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 करो, और फिर उससे आगे भी है ना कुछ। हाँ हाँ हाँ, इसमें विचार विश्लेषण में पूरा नहीं हुआ ना अभी। हाँ हाँ हाँ, अब जो हमने पढ़ा है उसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अब जो हमने पढ़ा, लोक में 4 मंगल हैं। ये लोक नहीं कह रहे हम कौन सा लोक कह रहे हैं? पूरा लोक आकाश 3 लोक हैं, उनमें कौन मंगल है? अरिहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु भगवान आचार्य और उपाध्याय भी मंगल हैं, और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल है। अब कोई मुझे बताएगा कि साधु में आचार्य और उपाध्याय क्यों लिए गए? इनको हम 5 भी तो कर सकते थे पूरे, तो साधु में ही क्यों लिया गया इनको, आचार्य और उपाध्याय को? कोई बताएगा? क्योंकि आचार्य उपाध्याय दोनों साधु में आ जाते। हाँ बहुत बढ़िया। अब दूसरा जो पैरा हमने पढ़ा था, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। अब मोह राग द्वेष रूपी पाप हमारे क्या बाहर से दिखते हैं? वह बहिरंग है? नहीं, वो अंतर की परिणति है, वो अंतर में सबके है। मोह राग द्वेष रूपी जो परिणाम है वह सबके हैं, और इनको जो गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे। सच्चा सुख क्या है? जो सिद्धालय में सिद्ध भगवान है वह सच्चा सुख है, और वही हमें प्राप्त करना है। तो जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाएगा और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। और अरिहंतादिक वगैरह यही सब जो अरिहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान, ये सारे मंगल हैं। अब तीसरा पैरा जो हमने पढ़ा था उत्तम का। अब लोक में कितने उत्तम है? लोक में 4 उत्तम है। अब अरिहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है। अच्छा बैठिए बैठिए। छोटी छोटी गलतियों से भरपूर परंतु अदा फिदा करने वाली। आपने गलतियां नोट की हैं? क्यों करते? कहा ही नहीं था, हैं? अरे इसकी कहने की जरूरत नहीं है, ये तो करना ही है। अगर आपने गलती निकालना नहीं सीखा ना, तो फिर मास्टर जी काहे के?
मास्टर जी तो कहते ही उसे हैं कि जहां पर गलती हुई और उन्होंने डंक मारा, क्या? तो ये तो सीख ही जाओ। नोट करिए, किसी ने, कौन बताएगा? बताओ। जब वो आदर्श वाचन कर रहे थे तब उन्होंने स्टूडेंट्स को ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं बीच में किसी से भी पूछ सकता हूँ। और हाँ, और देखिए, गलतियां भी जो अपन बताते हैं तो क्रम से जो सोपान है शुरुआत से करना चाहिए। चलिए एक बार मैं बता देता हूं। एक तो बोर्ड काम में अपन ने ये कहा है कि सिर्फ प्रकरण आज का लिखें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्न करने से पहले इन्होंने हम मंगल पाठ पढ़ेंगे तो वो एक तरह से शॉर्ट उद्देश्य कथन हो गया। फिर पूर्व पाठ मूल्यांकन करने के बाद इन्होंने दोबारा उद्देश्य कथन किया। जो दोबारा किया वो सही है, तब होना चाहिए, पहले नहीं होना चाहिए। फिर इन्होंने जो आदर्श वाचन किया उसमें ये पाठ लिखने का निर्देश तो दिया, परंतु जब व्याख्या शुरू की तो इन्होंने ये नहीं बताए जो पाठ की उसमें से कौन कौन से मूल बिंदु आपने निकाले, इन्होंने खुद वो बताने शुरू कर दिए प्रश्नोत्तर के रूप में। तो पहले सामने वाले से निकलवाने चाहिए। और विचार विश्लेषण जो किया उसमें भावभाषण परक और जीवनोपयोगी उतने प्रभावशाली ढंग से, जीवनोपयोगी तो आया ही नहीं, भावभाषण परक करने की कोशिश की पर उतने प्रभावशाली ढंग से नहीं आए। परंतु पहला दिन और इतनी अच्छी तैयारी, मतलब सोपानों की भी तैयारी है और विषय वस्तु की भी तैयारी है, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये की कि कहा यह गया था कि अपन बार बार चर्चा नहीं करेंगे, करना है बालबोध पाठमाला भाग 2 के पाप वाले पाठ में, तो इन्होंने दूसरा पाठ लिया। पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, ऐसा आप सभी को करना है। बस आपको महाविद्यालय में भर्ती होना है 9th में, तो अगले साल क्यों? अच्छा 9th, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, ठीक है। नहीं तो आपका एडमिशन पक्का। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। जिसको जो पाठ पढ़ाना है वो उसकी छूट है। बताइए अब कौन बताना चाहेंगे? यहां से कोई पढ़ाना चाहेंगे? अरे इस बात से मत घबराओ कि उसने इतना अच्छा पढ़ाया तो अब हमारा क्या होगा। जल्दी जल्दी, टाइम अपने पास कम है। हाँ आ जाओ आ जाओ। अच्छा अच्छा, मेरा नाम मुक्ति जैन है और मेरा रोल नंबर है 361। मैं इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ तो मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगी। जय जिनेंद्र एवरीवन। So take out your homework, I will check, okay? Show me your homework. Okay, show me your, okay. So tell me what we have studied yesterday. Any one of you? Tell me, please. Okay, okay. So now tell me, if a boy irritate everyone at day, okay, and at night he chant Ramukar mantra, so it is okay and his all sins can destroy?
please? Anyone? No, Why? because Ramoka mantra only destroy the sins at the time they have chant that mantra. Okay, good, good, good. Now tell me the name of five Parmeshtis. अरहंत परमेष्टि, स्थित परमेष्टि, आचार परमेष्टि और उपाध्याय परमेष्टि और सर्व साधु परमेष्टि। नेक्स्ट। Very good. So we all, when we have any problem, so we all take our mother's shelters, right? And when our mothers have any problem, our mothers take her mother's shelters. Like, so do you think that who is the biggest shelter or who is supreme in whole world? Do you think any time or any time in your life, do you think? So today we study about who is the supreme or who is the biggest shelter in whole world. Okay. So yesterday I told to mark the important point of this chapter. If you haven't marked still, so mark now, and I will read now chapter. So you will pay attention, and I will after reading, after I read, then I will call any one of you to read again. Okay. The chapter name is the Four Mangal. Okay. Chattari Mangalam, Arihanta Mangalam, Siddha Mangalam, Sadhu Mangalam, Kevali Padattu, Dhammo Mangalam. Now I will call any one of you to read again, and if she or he did any mistake, you all note down and tell after he or she read. So you came and read. Okay. Chattari Mangalam, Arhanta Mangalam, Siddha Mangalam, Sadhu Mangalam, Kevali Padattu, Dhammo Mangalam. Please come here and then repeat. Read or read. Please come here. Chattari Mangalam, Arhanta Mangalam, Siddha Mangalam, Sadhu Mangalam, Kevali Padattu, Dhammo Mangalam. Okay. So she did any mistake? She did any mistake? Okay. उन्होंने साहु मंगलम बोला था, साधु बोलना था। नहीं, साहु ही मंगलम होता है। कोई ओके ओके, गुड 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 गुड। Okay. So you all still you have marked the point, important point. Yes. Still you haven't. Please mark now. Okay. Now I will ask your important points. So you, how many points you underlined or mark? I marked 3 points. Okay, how many you mark? I marked 4 points. Okay, how many you mark? I marked 4 points. Okay, so tell me your 3 points. Chattari Mangal part destroys all our sins, and it has the supreme Mangals. Okay, so she had left any points. You have underlined 4 points, right? So what she had left extra points, you mark extra points. Sorry, I didn't get because I didn't listen him. Okay. So now the Chattari Mangal part, in which Kevali Padattu Dhammo Mangalam, is it important? You think? Is it important? You think?
Yes, it is important. So why you didn't mark? So everyone now mark this is important. Okay? Yeah. Mark. Everyone mark. Okay. Now I explain you the meaning of these 5 lines. Okay? There are 4 benefactors or Mangals in the world. The Arihanta, Siddha, Sadhu, Acharya, Upadhyay, matlab Acharya and Upadhyay all came in Sahu. Okay? And the religious, the religion of non-attachment, it means Vitarag, was preached, it means teach by omniscient, means Kevli. Okay? So, like in our family, there are 4 members, right? You have, your family have how many members? 4? Similarly, in our Jain religion, there are 4 Mangals. Like we have family and have members. Like we have mother, father, sister, brother, grandparents, and so on. Okay. So similarly, there are 4 Mangals: the Arihant Mangal, the Siddha Mangal, and Sahu Mangal. Yesterday we studied about 5 Parmeshtis. So in Sahu, Upadhyay and Achar all will come. Okay. So like in our family, there are 4 Mangal. Okay. So now we will study the definition of Mangal. Okay. The definition of Mangal. A Mangal is that which removes sins and bring real happiness. So, like when our clothes get dirty, when our clothes get dirty, we wash them or clean them with water or anything else. Similarly, to remove our sins, there are 4 Mangals. Okay. Like whenever our dress gets dirty, we use water as supreme, or in this case, water is supreme. Similarly, while removing our sins, the Mangals are supreme. Mangals are that we have studied. Okay, okay. ये नाटक मंडली नहीं है, आप तालियां बजा रहे हो, क्लासरूम है। परंतु सचमुच काम तो तालियां बजाने जैसा ही था। बताइए, आपने नोट किए हैं गलतियां? हाँ बोलो। उन्होंने बोर्ड कार्य के पहले पूर्व पाठ मूल्यांकन किया था, मतलब चैप्टर बताया था। और कोई? और कोई? सारे सोपान बहुत अच्छी तरह से किए गए। सिर्फ पूर्व पाठ मूल्यांकन जो किया उसमें भाव भाषण परख तो किया, जीवनोपयोगी पर मैंने बीच में रोक दिया था और डायरेक्ट क्वेश्चन भी उसमें नहीं थे, पर मैंने रोक दिया था, इसलिए संभावना थी कि बाद में होता। बोर्ड काम में एक्शन ना भी करें, मुंह से बोल दिया करें प्रकरण, ठीक है, बहुत अच्छा है। लैंग्वेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, अगर ये हिंदी में होता तो सचमुच बहुत अच्छा होता, पर वेल ट्राइड। अब आज हम आगे चलते हैं, पर इसी तरह आप सभी लोग, मैं लेसन की चॉइस आपको देता हूं, तैयार करके आइए।
कल से मैं पूछूंगा नहीं कौन पढ़ाएगा, मैं जिससे कहूंगा उसको यहाँ पढ़ाना पड़ेगा। प्रशिक्षण निर्देशिका पेज 13 पॉइंट नंबर 7 प्रश्नोत्तर। पाठ व उसमें आए हुए सिद्धांत वाक्यों, परिभाषाओं एवं तथ्य वाक्यों का स्पष्ट ज्ञान व उसमें निहित भावों का बोध कराने व याद कराने के लिए एवं पढ़ाया हुआ पाठ छात्रों की समझ में आया या नहीं, इसका अथवा पूर्व दिन पढ़ाए गए पाठ को छात्रों ने तैयार किया या नहीं, इनकी जांच के लिए प्रश्न व उत्तर अध्यापक को घर से बनाकर लाने चाहिए। इसको प्रश्नोत्तर कहते हैं। ये परिभाषा आपने पढ़ी, थोड़ी सी कठिन नहीं लग रही है परिभाषा? प्रश्नोत्तर बहुत साधारण सी चीज है, तो इतनी कठिन क्यों है ये परिभाषा? इसलिए कि प्रश्नोत्तर कई प्रकार के होते हैं और हर प्रकार के प्रश्नोत्तर का एक विशिष्ट प्रयोजन है। कौन कौन से होते हैं प्रश्नोत्तर? बोधगम्य प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ पूछा जाए तब बोलना है। बोधगम्य प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, और तीसरा प्रकार कौन सा है? सबको नहीं बोलना है, जिससे पूछा जाए वो बोलेंगे। हाँ आप बताओ, आप बताओ। हाँ आप तुम बताओ भैया। हाँ 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 आप पारिभाषिक। हाँ आप बताओ। हाँ पारिभाषिक। हाँ बताओ। मूल्यांकन प्रश्नोत्तर। और मूल्यांकन प्रश्नोत्तर होते हैं दो प्रकार के, एक पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्न और दूसरे समापन मूल्यांकन प्रश्न। तो इसमें जितने प्रकार के प्रश्नोत्तर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 3, और अगर उनका भेद भी गिन लें तो 4। उन चारों प्रश्नोत्तर का प्रयोजन क्या है, वो पूरा प्रयोजन इस परिभाषा में शामिल कर लिया है। इसलिए ये परिभाषा इतनी लंबी और थोड़ी सी क्लिष्ट हो गई। देखो, पाठ में आए हुए सिद्धांत वाक्यों, परिभाषाओं और तथ्य वाक्यों, सिद्धांत वाक्य, परिभाषाएं और तथ्य वाक्य, जहां पर डाटा हो, इन चीजों को और उसमें निहित भावों का बोध कराने के लिए, मतलब टोटल जो हमने अंश पढ़ा है उसका कंप्लीट एक्सट्रैक्ट, उसका सारांश जिसमें आ जाए, उनको कंक्लूड करने के लिए जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं उनको बोधगम्य प्रश्नोत्तर कहते हैं। तो यहां पर आ गया, यहां तक की परिभाषा में इन्होंने बोधगम्य को कवर किया। उसके बाद में पढ़ाया हुआ पाठ छात्रों की समझ में आया या नहीं, अथवा पूर्व दिन पढ़ाए गए पाठ को छात्रों ने तैयार किया कि नहीं, इनकी जांच के लिए तो इसमें पूर्व पाठ मूल्यांकन और समापन मूल्यांकन दोनों प्रश्नों को शामिल कर लिया है। इस प्रकार से ये प्रश्नोत्तर की परिभाषा हुई। अब इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बोधगम्य प्रश्नोत्तर में तो हमें सीधी सीधी परिभाषाएं लिख लेनी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर जो होंगे वो उसमें 4 सोपान होते हैं, सरलता से कठिनता की ओर जाते हैं। मान लीजिए हमने मिथ्यात्व की परिभाषा आज पढ़ाई है,
मिथ्यात्व की परिभाषा हमने एक्सप्लेन कर दी है, उसका अर्थ समझा दिया है, और उस परिभाषा को जानने का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, ये बात भी हमने अच्छी तरह समझा दी है। अब ये जरूरी है कि वो परिभाषा बच्चों को याद भी हो जाए, बाई हार्ट भी हो जाए, क्योंकि अगर अभी बाई हार्ट नहीं हुई, याद नहीं हुई, तो वे घर जाकर के फिर समय निकालेंगे, याद करेंगे, ऐसी आशा रखना उचित नहीं है, क्योंकि बच्चों के पास भी और बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। तो हमें यथासंभव उनको यही याद करवा देनी है। और याद कैसे होती कोई चीज? रिपीटिशन से। आप उसे कई बार दोहराओगे तो याद हो जाएगी। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में ऐसी शैली है कि आप किसी ना किसी बहाने परिभाषा को 4 बार दोहराते हो। देखिए, अभी हम जब वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर शुरू करेंगे, उससे पहले हम कितनी बार दोहरा चुके हैं परिभाषा को? जब हमने ये बताया कि इस पाठ में पढ़ाए हुए जो मुख्य अंश आए हैं उनको आप नोट करिए, तो आपने नोट किया, तब आपने उसको पढ़ा। उसके बाद में जब शिक्षक ने आपसे पूछा कि आपने कौन कौन से मुख्य बिंदु नोट किए हैं, तब आपने उसको बताया। फिर अध्यापक ने उसका विचार विश्लेषण किया, तो उसका भावार्थ समझाया 3 बार। चौथी बार वो परिभाषा आपके उसका भाव क्या है, तो उसने चौथी बार उसको रिपीट किया। फिर उस परिभाषा का आपके जीवन में क्या महत्व है, तो उसने 5वीं बार रिपीट किया। फिर उसने मिथ्यात्व किसे कहते हैं ये बोधगम्य प्रश्नोत्तर करवाए, तो उसने फिर रिपीट किया, 6 बार हो गया। फिर जब वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर आपसे पूछेंगे तो एक बार शिक्षक परिभाषा खुद बोलेंगे, तो 7 बार हो गया। अब वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के जो 4 सोपान है वो घटित करेंगे। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या नहीं, तो इसमें परिभाषा तो पूरी टीचर ने बोल दी। अब बच्चों को तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। अगर बच्चों ने ध्यान देकर के ये कक्षा सुनी है तो वे बड़ी आसानी से इस बात का जवाब दे देंगे। हाँ, अब 8 बार रिपीट हो चुकी, ठीक है ना। अब 9वीं बार क्या कहेंगे? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या कसाय कहते हैं? अब सरलता से कठिनता की तरफ जाना है ना। पहले तो हाँ या ना कहना था, अब 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पर यह भी कोई बड़ी बात नहीं, 8 दफे रिपीट हो चुकी है और फिर उसका तो विश्लेषण हो चुका है, जीवनोपयोगी बता दिया है, भावभाषण परक बता दिया है, तो बड़ा आसान है। तो बता दिया मिथ्यात्व। तब क्या कहते हैं? उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं? ये तीसरा सोपान। अब आपको ऑप्शन नहीं बताया नहीं है, पहले तो बताया था मिथ्यात्व कहते हैं कसाय, तो आपने अभी सुना है मिथ्यात्व, सिलेक्ट करना आसान। अब आपको अगर मिथ्यात्व शब्द याद नहीं हुआ होगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, परंतु 9 दफे रिपीट हो चुकी है, वो गिनती 9, 8, 7 जो भी हुआ है, 9 दफे रिपीट हो चुकी है, तो याद तो हो गया है ना, तो बोल देंगे मिथ्यात्व। अब सबसे कठिन सोपान, चौथा सोपान, आपसे पूछेंगे मिथ्यात्व किसे कहते हैं, तब आपको पूरी परिभाषा रिपीट करनी है। क्या? कि उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। इस प्रकार 4 सोपानों से आपको परिभाषा रिपीट कर ली हो। इतने में 10 बार रिपीट हो चुकी परिभाषा, तो इसमें तो ये क्लास में समझो 25-50 बच्चे होंगे ना आपकी क्लास में, उसमें हर कैटेगरी के लोग होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें एक बार सुनने से कोई बात याद हो जाती है, कोई ऐसे जिन्हें 2, 3, 4, 5, परंतु ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जो 10 बार सुनने पर भी जिसे याद ना हो। तो इस तरह वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम ऐसे
अकेली मिथ्यात्व नहीं, हमने जो पोर्शन पढ़ाया है उसमें जितनी परिभाषाएं या सिद्धांत वाक्य आए हैं उनको इस प्रकार 4-4 वस्तुनिष्ठ शैली के प्रश्न बना करके पूछ करके याद करवाएंगे। कोई परिभाषाएं ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें 4 सोपान नहीं लगते हों, तो उनमें हम 3 सोपान लगा करके पूरा करेंगे। इसमें कोई ऐसी परिभाषा हो जो बहुत लंबी हो तो वो इतनी आसानी से हम नहीं कर पूरी जैसे कि अरिहंत की परिभाषा है, जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत हैं। अब इसमें कैसे लगाओगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, कोई बताएगा? हाँ बताओ। इसमें सबसे पहले लेंगे जो गृहस्थपना त्याग कर मुनिधर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं या नहीं, ये पहला प्रश्न। हाँ, फिर दूसरा प्रश्न है जो ये पूरी परिभाषा जो गृहस्थपना त्याग, फिर से बोली, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनिधर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश कर अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं या सिद्ध हैं। फिर जो गृहस्थपना नहीं, अरहंत किसे कहते हैं, ये चौथा, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनिधर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्ट रूप कौन विराजमान हुए हैं, फिर अरहंत किन्हें कहते हैं। अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, बताओ, ये बैठ जाओ। इन्होंने ये बताया, क्या ये सही है? क्या ये सही है? आप लोग मतलब कल पढ़ करके नहीं आए हो, अगर पढ़कर आए होते तो इसका जवाब बड़ी आसानी से दे देते। नहीं, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है। हाँ, तो क्या करें? कि क्या त्याग कर अरिहंत बने हैं, ये पूछ सकते हैं अपन। करके दिखाओ, करके दिखाओ। अपन ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या त्याग कर अरिहंत बने हैं, तो सामने नहीं, पूरी परिभाषा पर घटा कर दिखाओ। जैसे आप समझो क्लास में पढ़ा रहे हो, इस ढंग से करके दिखाओ। पहले अपन पूरी परिभाषा पढ़ाएंगे उससे। नहीं, मुझे बताओ मत क्या करोगे, करके दिखाओ। जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनिधर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत हैं। क्या त्याग कर अरिहंत बने हैं? ग्रस्तपना त्याग कर। क्या अंगीकार कर अरिहंत बनते हैं? मुनि धर्म। किस साधन द्वारा अरिहंत बनते हैं? निस्वभाव साधन द्वारा। कितने नाश करके अरिहंत बनते हैं? 4 घातिया कर्म। क्या प्राप्त करके अरिहंत बनते हैं? अनंत चतुष्टर। बहुत बढ़िया। इस तरह से इस परिभाषा को टुकड़ों टुकड़ों में पूछ करके याद करवा दें तो एक एक लाइन के क्वेश्चन है ना, वे याद हो जाएंगे। फिर उनको कंक्लूड करके एक साथ पूरी डेफिनेशन कि जो ग्रस्त अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके
अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं वे अरिहंत हैं। तो जो लंबी परिभाषाएं हैं उन्हें हम स्प्लिट करके छोटे छोटे टुकड़ों में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पूछ लेंगे और फिर बाद में उस पूरी परिभाषा को बता देंगे। अच्छा, अब बताइए वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में और कुछ बाकी रह गया है क्या? और कुछ बाकी रहा है? हाँ बोलो। पारिभाषिक प्रश्नोत्तर, भावभाषण परक प्रश्नोत्तर और जीवनोपयोगी प्रश्न। हाँ, नहीं तो बाकी क्या रह गया? बैठ जाओ। पारिभाषिक प्रश्नोत्तर तो हो गए। अब इसमें भावभाषण परक और जीवनोपयोगी वे प्रश्न भी इसमें करने होंगे। उसमें सोपान नहीं लगेंगे। उसमें जैसे कि ये मोबाइल है और इसको मैंने कैलकुलेटर समझ लिया है, तो बताओ इसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इसको? बोलो। मान्यता कहेंगे। उल्टी मान्यता किसका नाम क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। इन्होंने बताया, क्या ये बात सही है? सही है? कौन कौन कह रहा है ये बात सही है? सब हाथ खड़े करो। तो बाकी सब लोग ये मान रहे हैं कि ये बात गलत है। जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए, ये बात गलत है क्या? क्यों? आपसे पूछो। हाँ, आप खड़े हो तो बताओ इसमें क्या गलती है? बताओ। पीछे पीछे पीछे, आपसे भी पीछे वो। हाँ हाँ, ये हाँ, इनको क्या गलती है? नहीं पता है? कौन बताएगा? चलो, कौन बताएगा क्या गलती है इसमें? मैंने पूछा कि ये मोबाइल है और इसको मैंने कैलकुलेटर समझा है, उस तो ये क्या हुआ? तो ये बोल रहे हैं इसका नाम मिथ्यात्व है। बताइए। उल्टी मान्यता 7 तत्वों के संबंध में है। बाकी पौद्गलिक चीजों या लौकिक जीवन की चीजों को आप सही समझो या गलत समझो, उससे कोई मतलब नहीं। बैठिए। इन्होंने कहा ये बात सही है क्या? नहीं है? तो सही क्या तुम बता दो। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हम लौकिक में करें, या वो उल्टी मान्यता तो उल्टी मान्यता है। जैसे हम रस्सी को सांप समझ रहे हैं, वैसे ही मोबाइल को कैलकुलेटर समझना। बैठो। ऐसा नहीं है। उन्होंने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि दुनियादारी की चीजों में कोई चीज को सही मान लिया गलत मान लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो प्रयोजन है उस प्रयोजन भूत तत्व में सही समझ है, वो सम्यक दर्शन है, और उसकी जो गलत समझ है, अभी वो सम्यक दर्शन की परिभाषा पर मत जाना। सम्यक दर्शन माने सही, और अगर उसके बारे में विपरीत है तो सब कुछ। अगर प्रयोजन भूत तत्व के बारे में सही समझ है और बाकी सारी दुनिया में उल्टी समझ है या ना समझी है, तब भी वो ज्ञानी है। और सारी दुनिया का पूरा ज्ञान है, जनरल नॉलेज, दुनिया भर की जानकारी उसके पास है, पर मूल में भूल है, उसे प्रयोजन भूत तत्व की जानकारी नहीं है, तो वो व्यक्ति अज्ञानी है। किस क्षेत्र में? आत्म कल्याण के क्षेत्र में, मोक्ष जाने के क्षेत्र में। इसलिए वो एक बुंदेलखंड में अपन लोग बैठे हैं, एक कहावत है, घर से गई तो हाड़े गई के बेड़े गई, का फर्क पड़त। एक बार घर से गई तो हमारे यहां से तो चली गई, हम बी लॉस्ट इट, हमने तो खो दिया। अब वो चरने को गई है मैदान में, या वो उनकी भी जेल होती है पशुओं की, तो वहां चली गई, उससे क्या फर्क पड़ता? हमारी तो गई। तो हमने हमारे प्रयोजन भूत तत्व का सही ज्ञान नहीं है, तो बाकी दुनियादारी का ज्ञान है या ना है, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए ये जो मान्यता है ना, मोबाइल को कैलकुलेटर समझ लिया, ये मिथ्यात्व नहीं है, परंतु ये जीव है या अजीब?
जवाब नहीं देना है। इसमें अगर भूल की आपने, इसको जीव मान लिया, क्योंकि दिमाग तो है इसमें, बहुत इंटेलिजेंट है, हम इसको बोलते हैं कि संजय जी का नंबर निकालो, संजय सेठी, और नंबर आ जाता है सामने, तो बुद्धि तो है इसमें। तो इट सीम्स लाइक इट इज जीव, ऐसा लगता है कि जीव है, समझ सकते हैं ना, क्योंकि जीव लोग जो काम करते हैं बहुत कुछ काम ये करता है। तो अगर इसको जीव मान लिया तो मिथ्यात्व है, ठीक है ना। तो इस तरह के, और ये जानने से क्या लाभ है, ये चीज जानने से क्या लाभ है, क्योंकि हमें अपने आत्मा का कल्याण करना है, इसलिए हमें प्रयोजन भूत तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में हमें जीवनोपयोगी और भाव भाषण परक प्रश्नोत्तर भी करने चाहिए, क्योंकि इनसे ही पता लगेगा कि जो पोर्शन आज पढ़ाया गया है वो बच्चों को समझ में आया है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया है, अगर ये जीवनोपयोगी और भाववासन परक प्रश्नों के जवाब सही नहीं मिलते हैं, 2-4 बच्चों से ट्राई किया, 2-4 बार ट्राई किया और नहीं मिलते हैं, तो फिर हमें जो विचार विश्लेषण का पूरा क्रम दोबारा करना चाहिए। अगर यहां से क्लियरेंस मिलती है तब आगे बढ़ना चाहिए। तो अब समझ में आ गया ना वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर क्या है, समझ में आ गया पूरा। कौन आकर के बताएगा, यहां आकर के जो बातें मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के बारे में बताई हैं वो यहां आकर के कौन बताएगा। देखो अभी पढ़ाई है ना, इसलिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं, कल तो मैं किसी को भी खड़ा करके पूछूंगा, कल तो हर एक को बताना कंपलसरी है। बताइए कौन बताएगा। हाँ बताओ, आज तुम्हारा ही नंबर आ रहा है बार बार, नो ऑप्शन। चलो, अमेरिका में ये अपराध है, मोनोपोली अपराध है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में जो 4 सोपान लगेंगे, जैसे हम कोई भी परिभाषा पढ़ा रहे हैं तो उसमें 4 सोपान लगाए जाएंगे। ध्यान से सुनो, सरल। एक मिनट, ये इसलिए रिपीट करवाया जा रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर आपको समझ में आया कि नहीं और याद हुआ कि नहीं, ये वही प्रक्रिया चल रही है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जब तक वो बोल रहे हैं 2-4 मिनट लगेंगे तब तक अपन कहीं घूम फिर आए दिमाग से। ध्यान से सुनो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में 4 सोपान लगते हैं, जैसा कि अभी बताया गया कि सरलता से कठिनता की ओर। जैसे पहला सोपान जो लगेगा, जैसे कोई भी परिभाषा लेते हैं कि दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है, तो पहला सोपान बनेगा कि दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है या नहीं। तो ये बहुत सरल हुआ कि हाँ या ना हम जवाब दे सकते हैं एक शब्द में। और अब फिर सरलता से कठिनता की ओर है, तो दूसरे सोपान में लगेगा कि दुख का कारण बुरा कार्य पाप है या मिथ्यात्व है। तो इसमें थोड़ा उससे ज्यादा टफ हुआ। पर अब थर्ड सोपान में ये होगा कि दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप, दुख का कारण बुरा कार्य ही क्या है। तो ये थर्ड सोपान में हो जाएगा। अभी और टफ हो गया कि पाप है, अगर जिसने ध्यान से नहीं सुना होगा तो वो ये भी नहीं बता पाएगा। और अब चौथा सोपान जो सबसे टफ कहा जाता है कि पाप क्या है, अब इसमें उसको पूरी परिभाषा बतानी पड़ेगी। तो ये 4 सोपान वस्तुनिष्ठ में लगते हैं और इसके 3 भेद होते हैं: पारिभाषिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, पारिभाषिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, भावभाषण परक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर और जीवनोपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। बहुत बढ़िया। अब तो आप सबको याद हो गया ना, हो गया ना, पक्की बात। किसी से भी पूछ लूं, जिसको याद नहीं हुआ वो हाथ खड़ा करो। तो सबको हो गया, वेरी गुड। हाँ आप बताओ भैया, आप बताओ, आप बताओ। हाँ आप बताओ, हाँ काली शर्ट, हाँ बताओ, इधर आओ, जैसे इन्होंने बताया वैसे बताओ। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में 4 सोपान लगते हैं, जैसे सरलता से कठिनता की ओर जाते हैं। जैसे उन्होंने बताया दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है, तो
पहले पूछेंगे कि दुख का कारण बुराकारी पाप है कि नहीं, फिर और उससे फिर थोड़ी कठिनता की ओर जाएंगे। फिर पूछेंगे कि दुख का कारण बुराकारी पाप है कि मिथ्यात्व है, फिर उससे और कठिनता की ओर जाएंगे तो पूछेंगे कि दुख का कारण क्या है, वो तो चौथा आएगा। और उसमें फिर भावभाषण वाले प्रश्नोत्तर और जीवन उपयोगी प्रश्नोत्तर आएंगे। ठीक है, दुख का कारण बुरा कार्य क्या है, ये तीसरा हो जाएगा और चौथा होगा पाप किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब वस्तुनिष्ठ पद्धति से जब हमने परिभाषाएं याद कर ली, विचार विश्लेषण में समझ ली और वस्तुनिष्ठ बोधगम्य प्रश्नोत्तर में कंक्लूड कर लिया कि आज के पोर्शन का सारांश क्या है, वस्तुनिष्ठ पद्धति से हमने उन्हें याद कर लिया और उसमें भी भाववासन परक और जीवनोपयोगी प्रश्न पूछ करके ये समझ लिया कि ये बात समझ में आ गई है। पर जब इतनी प्रक्रिया करते हैं ना तो बहुत कुछ उलझ जाता है। तो अंत में इस बात का निष्कर्ष निकालने के लिए कि फाइनली ये परिभाषाएं बच्चों को याद हुई हैं कि नहीं, ये जानने के लिए हम समापन मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। बताया था ना, मूल्यांकन प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फेल हो गए। मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूं, अब बाद में पूछूंगा कि आप बताओ, तो आपको साथ में जवाब नहीं देना है। ठीक है ना। मूल्यांकन प्रश्नोत्तर दो प्रकार के होते हैं, एक समापन मूल्यांकन प्रश्न और दूसरा पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्न। क्या अंतर है इन दोनों में? दोनों में अंतर यह है कि आज का पाठ, आज पढ़ाया गया पाठ बच्चों को याद हुआ या नहीं, ये जानने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं उन्हें समापन मूल्यांकन प्रश्न कहते हैं। और पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्न किसे कहते हैं? कल जो पाठ पढ़ाया था वह पाठ बच्चे याद करके आए हैं या नहीं, ये जानने के लिए जो प्रश्न होते हैं उनका नाम है पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्न। दूसरा अंतर यह है कि जो वस्तुनिष्ठ के 4 सोपान है ना, समापन मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ में हम चले थे सरलता से कठिनता की ओर, अब इसमें मूल्यांकन प्रश्नों में हम चलेंगे कहां? कठिनता से सरलता की ओर। क्योंकि हम सबसे कठिन सवाल पूछ लिया और उसका जवाब मिल गया तो इसका मतलब बच्चों को तैयार हो गया, तो हम बाकी 3 सवाल पूछने की वर्जिश क्यों करें। परंतु अब आज ही पाठ पढ़ाया है और हम ये अपेक्षा नहीं रखते कि उन्हें अच्छी तरह याद हो गया होगा। परिभाषा समझ में तो आ गया है, भाववासन भी हो गया है, परंतु याद हुई कि नहीं परिभाषा, तो हम क्या करेंगे कि चौथा सोपान छोड़ देंगे। पाप किसे कहते हैं ऐसा सीधा नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम ये सवाल पूछेंगे तो उसे पूरी परिभाषा बतानी पड़ेगी। उसकी जगह हम ये पूछेंगे दुख का कारण बुरा कार्य क्या है। अब उसको अगर ये याद हो गया होगा, समझ में अच्छी तरह आ गया होगा, तो वो जवाब दे पाएगा कि पाप। अगर इस बात का जवाब एक विद्यार्थी नहीं दे पाया तो दूसरे से पूछेंगे, दूसरा नहीं तो तीसरे पूछेंगे। अगर तीनों ही नहीं दे पा रहे हैं तो फिर हम थोड़ा सा पीछे हटेंगे, तीसरा सोपान छोड़ करके हम दूसरा सोपान पूछेंगे। दुख का कारण बुरा कार्य पाप है या कसाय? अगर इसका भी जवाब नहीं दे पाएगा तो हम पहला सोपान पूछेंगे
और अगर उसका भी जवाब नहीं दे पाएगा तो छुट्टी कर देंगे, कल दोबारा ये पाठ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो समापन मूल्यांकन में जब हमने ये सुनिश्चित कर लिया कि इन्होंने ये पाठ अच्छी तरह समझ लिया है, तो अब हमने आज जो जो चीजें पढ़ी हैं उन्हें फिर एक बार कंक्लूड करेंगे समापन के रूप में। समापन में क्या क्या आएगा, वही सब कुछ आ जाएगा जो हमने आदर्श वाचन के बाद में जो पॉइंट्स निकाले थे ना, वो सारे के सारे पॉइंट। फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि अगर आज के दिन में हमने 2 अनुमिति पढ़ाई हैं, वो अभी अनुमिति क्या होती है आपको भी हम बताएंगे, आएगा, तो दोनों अनुमिति का सारांश इसमें आ जाएगा। उसमें तो सिर्फ अभी आपने एक अनुमिति के पढ़े थे, इसमें दोनों अनुमितियों के सारे पॉइंट आज के दिन में जितना कुछ सीखा है सब कुछ इसमें। बेटे आज के दिन में जो कुछ सीखा है वो कुछ समापन के रूप में हम एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे, और उसके बाद में हम गृह कार्य देंगे। उनको क्या क्या कहेंगे कि आज जो परिभाषाएं आपको पढ़ाई गई हैं इन्हें याद करके आइएगा, कल हम ये पाठ पढ़ाएंगे, उस पाठ को आप पढ़ करके आइएगा, और उस पोर्शन में जो मुख्य मुख्य बिंदु आए हैं उन्हें नोट करके लाइएगा। और इतना काम हम उनको दे देंगे। अगले दिन जब वो आएंगे तो हम उनसे पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। ये वस्तुनिष्ठ के चौथे सोपान से शुरू होगा, चौथे सोपान का जवाब नहीं दे पाए तो तीसरा, दूसरा, पहला, इस तरह से चलेगा। और फिर उद्देश्य कथन, आदर्श वाचन। आदर्श वाचन करना जरूरी नहीं है। अगर हमें ऐसी पात्रता दिखाई देती है बच्चों की कि वे सक्षम हैं, होशियार हैं और उन्हें पढ़कर दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप शुद्ध ढंग से पढ़ सकते हैं, तो हम सीधा उनसे अनुकरण वाचन करवा सकते हैं। और उसके बाद भी जो एक बार अनुकरण वाचन करवाना इसलिए जरूरी है, या तो आप आदर्श वाचन कर लो या अनुकरण वाचन कर लो, इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर जो बच्चे कल के पॉइंट्स लिख करके नहीं लाए हैं तो उनके ध्यान में कैसे आएंगे। तो हम आदर्श वाचन करते तो निर्देश देते हैं कि अगर आप पॉइंट्स लिख करके नहीं लाए हैं तो अब हम पढ़ रहे हैं और आप उनको नोट कर लीजिए। यही काम अनुकरण वाचन में भी किया जा सकता है। तो एक बार तो हमें वो पोर्शन पढ़ना है, तो अनुकरण वाचन में हमने पढ़वा लिया, वे पॉइंट नोट करवा लिए, और फिर हम वही प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार ये पढ़ाने की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। अब अपन ने बात की थी कि ये जो पारिभाषिक शब्द दिए हैं ना, ये 2 तरह के हैं। एक तो ये जिन्हें हम डे टू डे अपने काम में, क्लास में, पढ़ाने में सोपानों के रूप में उपयोग करेंगे। सोपान का मतलब समझते हो? स्टेप्स, सीढ़ियां। सीढ़ियों को तो सोपान को स्टेप्स कहते हैं। तो ये तो जो हैं ये सारे सोपान हमारे पढ़ाने में, डे टू डे वर्क में, रोजाना काम में आते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे अभी मैंने बात करी थी अन्विति। तो अन्विति क्या होती है? बेपारिभाषिक शब्द, अभी उनके बारे में भी हम समझेंगे। पर उससे पहले एक बार मुझे क्रम से ये बताइए, सारे के सारे सोपान बताइए, क्रम से कौन बताएगा? हाँ, यहां से कोई? हाँ चलिए, आप बताइए। पहला आएगा बोर्ड कार्य, पूर्व पाठ मूल्यांकन और
वो क्या बोलते, उद्देश्य कथन, अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन। पहले आदर्श वाचन, उसके बाद आएगा अनुकरण वाचन, उसके बाद आएगा व्याख्या, और उसके बाद आएगा प्रश्नोत्तर। व्याख्या के भी 3 हिस्से हैं, वो बताइए। वो एक तो संवाद, स्पष्टीकरण और मूल्यांकन, और इसके बाद आएगा प्रश्नोत्तर और सारांश कथन और समापन, नहीं, गृह कार्य समापन। पहले समापन, उसके बाद गृह कार्य। व्याख्या में मूल्यांकन, संवाद, स्पष्टीकरण, हाँ, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर, उसमें प्रश्नोत्तर के भेद, ये बोधगम्य प्रश्न, बोधगम्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। बोधगम्य में अलग है और वस्तुनिष्ठ अलग है, हाँ ठीक है। फिर बोधगम्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, पारिभाषिक। बोधगम्य प्रश्नोत्तर अलग है और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर अलग है। फिर उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हो गए। फिर उसके बाद वस्तुनिष्ठ में कितने, क्या क्या चीजें होंगी, कितने स्टेप होंगे वस्तुनिष्ठ में? 3 होते हैं। हाँ, क्या क्या? पारिभाषिक, हाँ। और क्या बोले, इतना ये भाववासन, हाँ, परक वो होता है, और जीवनोपयोगी। हाँ, जीवन उपयोगी। पारिभाषिक होते हैं, उनके 4 सोपान होते हैं। हाँ, वो है या नहीं, हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के बाद में हाँ बताओ। बोलो स्टार्टिंग से। नहीं, अभी बताओ, इसे एक बार पूरा करो। मूल्यांकन प्रश्नोत्तर होता है। अब इसमें मूल्यांकन नहीं, अब तो जो मूल्यांकन इधर आएगा उसका नाम पूरा लो। समापन मूल्यांकन, समापन मूल्यांकन प्रश्नोत्तर, पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तर। नहीं, ये इस क्रम में यहाँ तो आज तो समापन मूल्यांकन होगा। हाँ, समापन मूल्यांकन प्रश्नोत्तर, सारांश कथन, समापन और गृह कार्य। ठीक है। अब समापन मूल्यांकन प्रश्न, सारांश कथन और गृह कार्य, ठीक है ना। और बैठ जाओ, बताओ दोबारा एक फ्लुएंटली कौन बताएगा? पूरे बताने। हाँ, पूरे पूरे। हाँ बोलो बेबी, आप बताने, आपने बिना देखे। हाँ बताओ। बताएंगे विजयराज जी। बोर्डकार समापन मूल्यांकन प्रश्नों नहीं, पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तर, उद्देश्य कथन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्याख्या, प्रश्नोत्तर, सारांश कथन, समापन, गृह कार्य। क्या क्या छूट गया? एक बार दोबारा कोशिश करो, एक बार। व्याख्या के 3 भेद बताओ। भूल गए। 3 देना पॉइंट, वो बोलो। याद नहीं याद, तुमको याद है नित्या? याद नहीं, है? अच्छा कोई बात नहीं, व्याख्या के 3 पॉइंट छोड़ो, फिर बाद में प्रश्नोत्तर 2 प्रकार के होते हैं, वो बताओ कौन कौन से? बोधगम, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ, उसके बाद भी एक प्रश्नोत्तर और होता है। वस्तुनिष्ठ के भी 3 होते हैं, कौन से? पारिभाषिक, समापन मूल्यांकन। समापन मूल्यांकन, ठीक है। अच्छा, कौन बताएगा फ्लुएंटली पूरे के पूरे? हाँ, बोर्डकार। आप बताओ। जिनका नंबर नहीं आया उनको 2 नए लोगों को। बोर्डकार, पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तर, आदर्श वाचन, वो उद्देश्य कथन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्याख्या में सब वो मूल्यांकन, संवाद, स्पष्टीकरण, प्रश्नोत्तर, उसमें आएंगे बोधगम्य वस्तुनिष्ठ में पारिभाषिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में 4 सोपान लगते हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद आएगा पारिभाषिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, उसके बाद जीवनोपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, उसके बाद आएगा मूल्यांकन प्रश्नोत्तर, उसमें आएंगे समापन मूल्यांकन प्रश्नोत्तर, उसके बाद पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तर। समापन मूल्यांकन के बाद में
समापन मूल्यांकन पूर्व पाठ मूल्यांकन पूर्व पाठ तो अगले दिन आएगा, वो तो पहले बता चुके हो आप। हाँ, फिर समापन के बाद सारांश समापन और गृहकार। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ऐसा लग रहा है कि 2 साल का कोर्स आप 18 दिन में करने के लिए तैयार हो, जिस स्पीड से आप चल रहे हो, बहुत बढ़िया। देखिए, अभी आपकी ये जो शिक्षण पद्धति की कक्षा में जो हमारा मुख्य कार्य शिक्षण कार्य कराना है, उस शिक्षण कार्य के ये 10 स्टेप, 10 सोपान, जो कम से कम मैं सोचता हूँ अभी आप सभी लोगों को याद हो गए होंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोग मन मन में बोलना, जोर से नहीं। बोर्ड काल, पूर्व मूल्यांकन, उद्देश्य कथन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्याख्या, प्रश्नोत्तर, सारांश कथन, समापन मूल्यांकन और गृह कार्य, ये 10 स्टेप हैं। आपको यदि ये 10 स्टेप बराबर ध्यान में रहेंगे कि हमें इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ऐसे करना, तो आप अच्छी तरह से कक्षा में अध्यापन कार्य करा सकेंगे। और अगर आपको इनका क्रम ध्यान नहीं रहा, जैसा कि अभी इस बच्ची ने बोला था ना कि उन्होंने अनुकरण वाचन पहले बोल दिया और आदर्श वाचन बाद में बोला, तो ऐसा अगर वो आपको क्रम ध्यान में नहीं रहेगा तो आपका अध्यापन कार्य सही नहीं हो सकता है। इसलिए इसका क्रम भी ध्यान में रखना और इन 10 सोपानों को, 10 सीढ़ियों, 10 शब्दों को, इनकी परिभाषा भी याद रखना और इनका क्रम आपको प्रयोग में लाना है। ये सबसे बड़ी बात है, ये प्रयोग में लाओगे तो आपका शिक्षण कार्य अच्छा हो सकेगा। आज अपनी बात जो है विशेष करके प्रश्नोत्तर के बारे में हुई है ना। वह प्रश्नोत्तर नाम का सोपान कितने नंबर का है? 7वें नंबर का। तो उसमें प्रश्नोत्तर में 3 बातें हैं। कौन कौन सी 3 बातें हैं? जो कि आपने एक तो सुनो कि प्रश्नोत्तर क्यों किए जाते हैं, प्रश्नोत्तर किसे कहते हैं। तो जो अन्विति का अथवा पाठ के जिस अंश का आपने आदर्श वाचन किया है, अनुकरण वाचन करवाया है, उसकी व्याख्या की है ना, स्पष्टीकरण किया है, जो भी आपने सब किया है, वो सब का सब छात्रों को उसका स्पष्ट ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, उस अन्विति में आए हुए नीत भाव का छात्रों को भाव भाषण हुआ नहीं हुआ, और वो जो इतना सब किया वो याद हुआ कि नहीं हुआ। ये 3 बातों के लिए अथवा आज जो पाठ पढ़ाया है वो छात्र अगले दिन याद करके लाए, इसलिए ये प्रश्नोत्तर किए जाते हैं। कितनी बातें हुई? एक तो जो अन्विति का अंश हमने पढ़ा, स्पष्ट ज्ञान उसका हो जाए, उसमें नीत भावों का बोध हमको हो जाए, और क्या नाम से वो छात्रों को उसका याद, उसके प्रश्नोत्तर के रूप में उसकी परिभाषाएं, उसके तथ्य वाक्य, उसके सिद्धांत वाक्य, वो सब उसको याद हो जाए, इसलिए ये प्रश्नोत्तर किए जाते हैं। ये प्रश्नोत्तर की परिभाषा है जो आपकी इसमें निर्देशिका में पेज नंबर आपके 13 में नीचे लिखी हुई है, आप देख लेना और इसको याद कर लेना। हो सकता है आपके परीक्षा में भी ये पेपर में आ जाए लिखित प्रश्न उत्तर में, शिक्षण पद्धति के। अब ये प्रश्नोत्तर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्या एक सबसे पहला बोधगम्य प्रश्नोत्तर। अब बोधगम्य प्रश्नोत्तर में क्या करना है? देखो, पहली बात तो ये है कि ये प्रश्नोत्तर अध्यापक पहले से घर से तैयार करके लाते हैं। तो बोधगम्य प्रश्नोत्तर अध्यापक स्वयं अपने पास उस पाठ योजना में लिख के लाता है, जो आपको कल बताएंगे। पाठ योजना किसे कहते हैं, प्रकरण किसे कहते हैं, उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य कथन क्या होता है, ये सारा आपको भी बताएंगे। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो पाठ योजना जो आप घर से तैयार करके लाएंगे, उसमें आपको जो है क्या नाम से ये प्रश्नोत्तर तैयार करके लाने हैं। तो जो व्याख्या में आपने, स्पष्टीकरण में आपने पारिभाषिक शब्द प्रश्न और भावभाषा परक प्रश्न और जीवनोपयोगी प्रश्न किए हैं, उसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, उनके छोटे छोटे प्रश्न और उनके उत्तर, प्रश्न भी और उत्तर भी। पहले प्रश्न लिखेंगे, मिथ्यात्व किसे कहते हैं, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। ऐसे ये प्रश्न और उत्तर लिखाना छात्रों को जो आप पहले से तैयार करके लाए हैं, उसका नाम है बोधगम्य प्रश्नोत्तर। इसकी क्या आवश्यकता है? ये क्यों कराते हैं? ये इसलिए कराए हैं कि अभी आपने जो व्याख्या में स्पष्टीकरण किया है
और जो भाव वसन परक और जीवनोपयोगी प्रश्न और पारिभाषिक प्रश्न आपने बच्चों से करवाए हैं, समझाए हैं, उनका सार वो आपको बोधगम्य के प्रश्न के उत्तर के रूप में छात्रों को उनकी नोटबुक में लिखाना है। अब ये जो आपने व्याख्या में जो किया, स्पष्टीकरण किया, बोधगम्य में जो प्रश्न उत्तर लिखाए, अब वो छात्रों को कक्षा में ही याद हो जाए, वहीं याद हो जाए। घर पे आजकल छात्रों के इतना बोझ रहता है पढ़ाई का, हो वहाँ ट्यूशन पे, क्या मुझे तो आता नहीं है, कोचिंग पे जा रहे हैं, ट्यूशन पे जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, होमवर्क कितना, और घर का भी मम्मी पापा का काम भी करना पड़ता है, मंदिर का भी करना पड़ता है, इतना बोझ रहता है। इसलिए कम से कम होमवर्क देने की अपेक्षा से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर उसी समय कक्षा में किए जाते हैं, जिसमें एक प्रश्न और उसकी परिभाषा को कम से कम 15-16 बार रिपीट करने में आती है। तो छात्र उसको कक्षा में 15-16 बार बोलेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, तो उसको वहीं याद हो जाएगा, उसको दोबारा हमको याद कराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि भी आपको बताया था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में 4 सोपान मुख्य रूप से होते हैं, है या नहीं, किसे ये कहते हैं या ये कहते हैं, कि क्या कहते हैं और किसे कहते हैं, ये तो सामान्य बात है, पारिभाषिक शब्दों की बात है। दूसरी बात अभी पंडित जी ने एक बात और बताई थी आपको कि अगर लंबी परिभाषाएं हैं, बहुत से सिद्धांतों की बहुत सी परिभाषाएं लंबी भी होती है, तो इतनी लंबी परिभाषा को छात्र एकदम याद नहीं कर सकते, घबरा जाते। मैं तो मेरी बात बताता हूँ, जब हम भी आपकी तरह से प्रशिक्षण शिविर लेते थे क्या, और मुझे तो याद है क्या, नाम अब ज़्यादा बात तो नहीं करता, लेकिन उस समय अनंत परमेश्वर की परिभाषा जब हमने पढ़ी तो मुझे इतना पसीना आ गया, तो इतनी लंबी परिभाषा कब कैसे याद होगी, कैसे परीक्षा में लिखेंगे क्या। तो ऐसी लंबी लंबी परिभाषाओं को देख करके हमारा मतलब थोड़ा मन घबराने लग जाता। इसलिए उन परिभाषाओं को सुगमतापूर्वक आसानी से कक्षा में ही याद कराने के लिए, जैसा अभी बालक ने बताया था ना अनंत परमेश्वर की परिभाषा के जो ग्रस्तपना त्याग कर, तो इसके लिए क्या त्याग कर अनंत बनते हैं, तो ग्रस्तपना त्याग कर अनंत बनते हैं या नहीं, ग्रस्तपना त्याग कर अनंत बनते हैं या सिद्ध बनते हैं, ग्रस्तपना त्याग कर क्या बनते हैं और अनंत किससे कहते हैं। मतलब इस प्रकार से आपको लंबी परिभाषाओं को खंड खंड में करके उसके वो 4 सोपान लगा करके उसको वहीं छात्र को याद कराना है। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किन्हीं प्रश्नों में, किन्हीं उत्तरों में ये 4 सोपान नहीं लगते हैं, तो जरूरी भी नहीं। अभी ऐसा अक्सर आपके आएगा कि जो भाव वासन परक प्रश्न होंगे ना, जो जीवनोपयोगी प्रश्न होंगे, उनमें ये 4 सोपान आपके कभी लग सकते हैं, कभी नहीं लगेंगे। तो उसमें जरूरी नहीं है, उसमें आप 2 ही लगा करके भी, 3 लगा करके भी उस प्रश्न का उत्तर छात्रों को वही कक्षा में याद कराने का प्रयास करेंगे। इसलिए वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कक्षा में ही किए जाते हैं। और भी इसके जो सारी स्टेप है वो आपने अभी ध्यान से सुना। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के बाद आता है मूल्यांकन प्रश्नोत्तर। तो आज दिन भर, घंटे भर कक्षा में आपने जो आदर्श वाचन किया, अनुकरण वाचन करवाया, व्याख्या की, बोधगम्य प्रश्न लिखाए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर से उसको याद कराया, और फिर उसका जो सारांश कथन आपने जो बोधगम्य, सारांश कथन में क्या होता है कि बोधगम्य प्रश्नोत्तर में आपने जो प्रश्न और उत्तर लिखा है ना, उसके उत्तरों को मात्र दोहराना है, ये सारांश कथन हो गया। समझ में आ रही बात आपके? सारांश कथन किसे कहेंगे कि सारा का सारे अनुवृत्ति का सारांश, सार। तो वो क्या है, ये बोधगम्य के जो प्रश्न और उत्तर आपने छात्र को कक्षा में लिखाए हैं, उनके उत्तरों को आपको दोहराना है। तो ऐसे वो प्रश्न उत्तर सब जो आपने किए, अब वो मूल्यांकन प्रश्नोत्तर होते हैं। तो एक तो होता है समापन मूल्यांकन प्रश्नोत्तर, अर्थात पाठ की समाप्ति पर उस वस्तुनिष्ठ पद्धति के 3रे सोपान से वो प्रश्न किए जाते हैं, ये ध्यान में रख लेना। और एक होता है पूर्वार्ध मूल्यांकन, जो दूसरे दिन हम छात्र ने ये आज पढ़ाया हुआ पाठ याद किया कि नहीं किया, उसको पूछने के लिए उसने याद हुआ कि नहीं हुआ, वो 4थे सोपान से किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वस्तु मूल्यांकन प्रश्नोत्तर भी 2 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गई? एक समापन मूल्यांकन और एक पूर्वार्ध मूल्यांकन। सारांश कथन आपको बता ही दिया कि सारा जो अनुवृत्ति आपने पढ़ी उसका सार, अर्थात उसके उत्तर, प्रश्नों के सारे उत्तर आपको रिपीट करना है, दोहराना है। इसके बाद आपका समापन, और वो समापन मूल्यांकन के रूप में होगा। और गृह कार्य,
गृह कार्य में आपको ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। आप ज़्यादा ये कहो अभी जो हमने पाठ पढ़ा इसको आप याद करके लाना, अथवा 1-2 प्रश्न लिखित में लाना, अथवा कोई चार्ट बना के लाना। ऐसा कम से कम वो छात्रों के मानसिकता पर पड़े, ऐसे आप गृह कार्य के रूप में बच्चों को कार्य देंगे। अब इसके बाद सुनो, यहाँ तक तो आपके 10 सोपान पंडित जी ने करा दिए। अब कल से आपको ये 10 सोपानों के बाद जो कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, जैसे पाठ योजना, प्रकरण, उद्देश्य, ये क्या होते हैं और ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ये आप कल से पढ़ करके आना। पेज नंबर 22 पर आपकी पाठ निर्देशिका, प्रशिक्षण निर्देशिका में पेज नंबर 22 पर ये है, और आप इसको देख करके आना। हमारे अध्यापक लोग, आपके गुरुजन आपसे वो प्रश्न भी पूछेंगे और पंडित जी आपको उसका विस्तार से उसका विश्लेषण भी करेंगे। हाँ, एक सूचना आप पाठ कल पढ़ाया जाएगा सुबह की कक्षा में, पेज 22 तक प्रशिक्षण निर्देशिका में से इसके कंप्लीट करवाए जाएंगे जो बचे हुए पॉइंट हैं। और मूल्यांकन शीट कल आपको सबको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी जाएगी। उसके पहले आप लोग बना लीजिए अपनी, तो आपको ये अनुमान आएगा कि क्या हो सकता है और हम क्या सोचते हैं। वो मॉडिफाइड है एकदम प्रॉपर व्यवस्थित, एक साथ 7-8 लोगों का किया जा सके एक पेज में, वैसी है। वो आपको कल हम भेजेंगे, लेकिन उसके पहले आप बनाइए, क्योंकि सॉल्यूशन निकालना आपको सीखना है किसी भी प्रॉब्लम का। तो वही पढ़ाने में नई नई प्रॉब्लम जो आती हैं उनका सॉल्यूशन फिर आप निकालना सीख जाएंगे। तो मूल्यांकन शीट आप बनाइए, बीतराग के ऊपर जिन लोगों ने नहीं लिखा हो वो लिखिए और अपने कक्षा अध्यापक को दीजिए, क्योंकि कल के बाद में फिर नए काम आपको मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत वाले होंगे। तो इसलिए कल तक वो काम पूरा कर लीजिए। और एक बहन प्रोजेक्ट बना के लाई थी इधर कोई, वो उसका डेमो भी देना चाहते थे कि हमारा शेड्यूल इतना टाइट है कि यदि हम यहाँ नहीं करा पा रहे हैं तो अपने क्लास में तो आप दे ही दीजिए, हम 1-2 दिन में कोशिश करेंगे कि आपका यहाँ करवाएं। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट एक्चुअली हम कराना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इस तरह के प्रोजेक्ट आप लोग सब बनाएं। उन्होंने देव स्तुति पर बनाया है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन जैसा भी बनाया है लेकिन बनाया है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर मैच्योरिटी और जो डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे बाद में होता रहता है। तो बनाया है, ये इम्पोर्टेंट है, तो वो हम आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं। देखते हैं जैसे समय मिलेगा तो करवाएंगे, लेकिन आप हताश ना हो और बाकी लोग जरूर करें। यहाँ पर समय की बहुत सीमा है, उस हिसाब से समय हो गया खाने के लिए आपका। तो आप सूचना बस सुन लें कि जिनका रोल नंबर जिस कक्ष में है, जो कक्षा अध्यापक हैं, कृपया सभी से निवेदन है कि उसी कमरे में आप बैठें। अव्यवस्था हो रही है, इसलिए कोई कहीं बैठता है, कोई कहीं बैठता है। सूची सबकी लग गई है और जो सूचियां हमारे कक्षा अध्यापकों को दी थी वो अपन वहाँ जमा कर दें, ऐसा